अर्थशास्त्र कक्षा 12 चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। अति लघु प्रश्न। प्रश्न 1, मांग का नियम क्या है? उत्तर, मांग के नियम का अर्थ। मांग का नियम बताता है कि मूल्य और वस्तु की मांग में दी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। दूसरे शब्दों में, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है पर मांग घट जाती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है, मांग में वृद्धि होती है। प्रश्न 2, पूरक वस्तुएं क्या हैं? उत्तर, सम्मिलित वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक साथ उपयोग की जाती हैं, जैसे डबल रोटी और मक्खन, कार और पेट्रोल, पेन। यदि इनमें से किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी कीमत में दूसरी वस्तु की मांग घटेगी। प्रश्न 3, मांग का लोच क्या है? उत्तर, अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस वस्तु की मौग में जिस मात्रा में या गति में परिवर्तन होता है उसे ही मौग की लोच कहते हैं। प्रश्न 4, अधिक लोचदार मांग से क्या आशय है? उत्तर, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन की तुलना में अधिक अनुपात में होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। प्रश्न 5, पूर्णतया बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग ईपी शून्य कहते हैं। प्रश्न 6, आवश्यकता और मांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक आवश्यकता प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं। मांग का संबंध सदैव समय एवं कीमत से होता है। 2, इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है, मांग आवश्यकता से मांग का जन्म होता है। प्रश्न 7, मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? उत्तर, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का कारण और मांग में दी गई मात्रा में परिवर्तन की दर बताता है। मांग की कीमत लोच वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। प्रश्न 8, स्थानापन्न वस्तुएं क्या है? उत्तर, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान भी आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण हैं कोक और पेप्सी, चाय और काफी आदि। अगर काफी की कीमत बढ़ोतरी हो जाती है तो लोग काफी की मांग कम करेंगे और चाय की मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रश्न 9, उपभोक्ता संतुलन से आपके क्या आशय हैं? उत्तर, उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब एक उपभोक्ता सीमित आय के साथ अधिकतम संतुष्टि का आनंद ले रहा है और उसके मौजूदा व्यय के तरीके को बदलने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। उपभोक्ता को उपभोग की गई वस्तु दर प्रत्येक इकाई के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। प्रश्न 10, आय स्तर बढ़ने तथा घटने से मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, आय का स्तर बढ़ने से मांग बढ़ जाती है तथा आय का स्तर घटने से मांग में कमी आ जाती है। प्रश्न 11, उपभोक्ता बजट समूह सेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उपभोक्ता द्वारा अपनी आय से प्रचलित बाजार मूल्य पर दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों को क्रय करने की क्षमता ही बजट सेट समूह कहलाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान बाजार कीमतों पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। प्रश्न 12, बजट रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, बजट रेखा का आशय उस रेखा से है जिस पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को सभी बंडलों पर व्यय कर देता है। संक्षेप में, यह रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती तो जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। प्रश्न 13, तटस्थता वक्र या अंधिमान वक्र या उदासीनता वक्र क्या है? उत्तर, उदासीनता वक्र तटस्थता या अंधिमान वक्र में अलग अलग बिंदु दो दो वस्तुओं के ऐसे संयोग होते हैं जो उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। प्रश्न 14, बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं?
उत्तर बाजार मांग वक्र किसी निश्चित समय पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं के योग को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर प्राप्त होता है। यह मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर कुल मांग को दर्शाता है। प्रश्न 15। शून्य मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? उत्तर जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे शून्य मांग की लोच या पूर्णतया बेलोचदार मांग कहा जाता है। प्रश्न 16। बाजार मांग से आप क्या समझते हैं? उत्तर जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे शून्य मांग की लोच या पूर्णतया बेलोचदार मांग कहा जाता है। प्रश्न 16। बाजार मांग से आप क्या समझते हैं? उत्तर बाजार की मांग का मतलब किसी वस्तु की कुल मात्रा है जिसे उसके सभी खरीदार एक निश्चित अवधि में अलग अलग कीमतों पर खरीदने के इच्छुक हैं। प्रश्न 17। गिफेन माल से आप क्या समझते हैं या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर गिफेन वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका मूल्य प्रभाव सकारात्मक है और आय प्रभाव नकारात्मक है। इसमें कीमत में गिरावट के साथ मांग घटती है और कीमत में वृद्धि के साथ मांग बढ़ती है। प्रश्न 18। कीमत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उत्तर जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और इस प्रकार वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रभाव को कीमत प्रभाव कहा जाता है। प्रश्न 19। मांग वक्र की मान्यताएं लिखिए। उत्तर मांग वक्र की मान्यताएं निम्नलिखित है। एक उपभोक्ता की आय एवं मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 2 यह माना जाता है कि कीमत और मांग के संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है। 3 वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। 4 बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रश्न 20। सामान्य वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उत्तर सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है और आय में गिरावट के साथ घटती है। उदाहरण के लिए कार, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन आदि जैसी वस्तुओं की मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है और आय में कमी के साथ उनकी मांग कम हो जाती है। प्रश्न 21। पूरक वस्तुओं का अर्थ स्पष्ट करें, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है या एक साथ उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए स्याही और कलम, कार और पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत बढ़ने या घटने से कार के इस्तेमाल पर असर पड़ेगा। यदि पेट्रोल की कीमत घटेगी तो कार की मांग के साथ साथ कार की मांग भी बढ़ेगी। दूसरी ओर यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कार की मांग के साथ साथ पेट्रोल की मांग भी घट जाएगी। प्रश्न 23। मांग के नियम और मांग की लोच के बीच अंतर लिखिए। उत्तर मांग के नियम और मांग की लोच के बीच अंतर। मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन है। 2 यह इसकी कीमत में बदलाव के जवाब में मांग में बदलाव की दिशा को इंगित करता है। 3 यह कीमत में परिवर्तन के जवाब में मांग में परिवर्तन की मात्रा निर्दिष्ट नहीं करता है। मांग की लोच यह एक मात्रात्मक कथन है। 2 यह किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के जवाब में उसकी मांग में मात्रात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। 3 मांग की लोच प्रतिक्रिया मूल्य में मांग में परिवर्तन की दर का माप है किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के लिए। प्रश्न 24। आय मांग से आप क्या समझते हैं? उत्तर आय मांग का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न मात्राओं से है जिन्हें उपभोक्ता द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदा जाएगा। हम मानते हैं कि वस्तु या सेवा की कीमत के साथ साथ कीमत से संबंधित उपभोक्ता की इच्छा नहीं बदलती है। आय की मांग आय और मांग की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाती है। यदि आय बढ़ती है तो किसी विशेष वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। प्रश्न 25। मांग की आय लोच से आप क्या समझते हैं? एक परिभाषा दीजिए। उत्तर आय और वस्तु की मांग का सीधा संबंध है। मांग की आय लोच का अर्थ है मांग में परिवर्तन जो आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है। यहाँ कीमत स्थिर रहती है। वॉटसन की परिभाषा। आय में परिवर्तन के प्रतिशत और मांग की मात्रा में परिवर्तन के % के बीच अनुपात को मांग की आय लोच कहा जाता है। प्रश्न 26। मांग की कीमत लोच को परिभाषित करें।
उत्तर मांग की कीमत लोच किसी उत्पाद की कीमत में बदलाव के संबंध में उसकी मांग में बदलाव का माप है। लोचदार मांग तब होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन बड़ा होता है। बेलोचदार मांग तब होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन छोटा होता है। उपभोक्ता व्यवहार और मांग। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा दीजिए। उत्तर वह शक्ति या क्षमता जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उपयोगिता कहलाती है। प्रो वॉ के अनुसार उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। प्रश्न 2। उपयोगिता की विशेषताएं बताइए। उत्तर 1। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। उपयोगिता एक निराकार वस्तु है जिसका संबंध मानवीय भावनाओं से है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है, इसलिए उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक शब्द माना जाता है। और एक वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। 2। उपयोगिता एक व्यक्तिगत विशेषता है। उपयोगिता की दूसरी विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत होती है। एक ही उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग पाई जाती है। किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी इच्छा, स्वाद, फैशन, आदत, वातावरण और ऐसी अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। 3। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की उपयोगिता की तीव्रता के आधार पर प्राप्त होगी। यही कारण है कि जब मनुष्य को बहुत अधिक भूख लगती है तो उसे भोजन से सर्वाधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, परंतु जब उसकी भूख शांत हो जाती है तो उपयोगिता शून्य हो जाती है। प्रश्न 3। उपयोगिता के प्रकार बताइए। उत्तर उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। 1। कुल उपयोगिता जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहा जाता है। 2। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता है। 3। औसत उपयोगिता जब किसी वस्तु की कुल उपयोगिता को उस वस्तु की कुल इकाइयों से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त राशि को औसत उपयोगिता कहा जाता है। प्रश्न 4। सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर निम्नलिखित कारक सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। एक, वस्तुओं की मात्रा जब किसी वस्तु की आपूर्ति अधिशेष में होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। दूसरी ओर यदि वस्तुओं की कमी होती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। 2, स्थानापन्न वस्तुएं यदि किसी वस्तु के अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। 3, किसी व्यक्ति की आय के साथ किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है जबकि दूसरी ओर यह घट सकती है। प्रश्न 5, उपभोक्ता संतुलन की धारणाएं लिखिए। उत्तर, उपभोक्ता के संतुलन की धारणाएं निम्नलिखित हैं। 1, अधिकतम संतुष्टि। उपभोक्ता संतुलन की पहली धारणा यह है कि उपभोक्ता एक तर्कसंगत इंसान है और 2 सामान खरीदकर वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। 2, विश्लेषण के दौरान उपभोक्ता के स्वाद और आदत में कोई बदलाव नहीं। यह माना जाता है कि उपभोक्ता संतुलन के विश्लेषण के दौरान उपभोक्ता के स्वाद, आदत और पसंद में कोई बदलाव नहीं होता है। 3, पूर्ण प्रतियोगिता। जिस बाजार से वह अपना सामान खरीदता है वहां पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। 4, उपभोक्ता के पास एक उदासीनता मानचित्र है। उपभोक्ता के पास एक उदासीनता मानचित्र है जो 2 वस्तुओं, सेब और आम, के विभिन्न संयोजनों के लिए उसकी प्राथमिकता के पैमाने को दर्शाता है। वरीयता का यह पैमाना पूरे विश्लेषण के दौरान समान रहता है। 5, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं। बाजार में वस्तुओं की कीमतें दी गई हैं और उपभोक्ता के संतुलन के दौरान वे स्थिर रहती है। प्रत्येक वस्तु सजातीय एवं विभाज्य है। 6,
निरंतर धन राशि उपभोक्ता को वस्तुओं पर खर्च करने के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है, और यदि वह एक वस्तु पर खर्च नहीं करता है तो उसे इसे दूसरे पर खर्च करना होगा। प्रश्न 6। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के 3 महत्व लिखिए। उत्तर। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के निम्नलिखित 3 महत्व जीवन के लगभग हर क्षेत्र में मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। 1। उत्पादन का आधार। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम उत्पादकों को अपने लेखों और वस्तुओं का उत्पादन करने में मदद करता है। जैसा कि वे जानते हैं, उपभोक्ता को किसी वस्तु की क्रमिक इकाइयों का उपभोग करके ह्रासमान उपयोगिता प्राप्त होती है, अतः उसके द्वारा एक ही वस्तु के स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। 2। उपभोक्ता के अधिशेष का आधार। कानून हमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने में मदद करता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रमिक इकाई उपभोक्ता को कम से कम उपयोगिता देती है, हालांकि वस्तु की कीमत वही रहती है। इस प्रकार उपभोक्ता संतुष्टि के बिंदु पर वस्तु का उपभोग करना बंद कर देता है। 3। मांग का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मांग के नियम का आधार है। यह वह कानून है जो हमें बताता है कि मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है। आपूर्ति में वृद्धि के साथ उपयोगिता में कमी की प्रवृत्ति कीमत और मांग की मात्रा में कटौती के बिंदुओं को दर्शाती है। प्रश्न 7। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के दोष लिखिए। उत्तर। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम दोषों से मुक्त नहीं है। 1। उपयोगिता को मूल रूप से नहीं मापा जा सकता। मार्शल के अनुसार उपयोगिता विश्लेषण इस परिकल्पना पर आधारित है कि उपयोगिता को मूल रूप से उपयोगिताओं या इकाइयों में मापा जाता है और उपयोगिता को जोड़ा और घटाया जा सकता है। 2। धन की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं है। उपयोगिता विश्लेषण धन की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानता है। आलोचकों का कहना है कि धन की सीमांत उपयोगिता कभी स्थिर नहीं रहती, इसलिए यह उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। 3। कानून विकल्प और पूरक की आपूर्ति पर निर्भर करता है। कानून उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की आपूर्ति पर नहीं बल्कि उसके विकल्प और पूरक पर भी निर्भर करता है। यदि हरे नारियल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे तो शरबत की उपयोगिता तेजी से कम हो जाएगी। 4। तर्कसंगता सिद्धांत मानता है कि उपभोक्ता तर्कसंगत है, हालांकि विज्ञापन और अज्ञानता जैसे विभिन्न कारक उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। 5। अविभाज्य वस्तुओं के मामले में लागू न होना। इस कानून को अविभाज्य भारी वस्तु पर लागू करना बेतुका लगता है, क्योंकि आम तौर पर कोई भी एक समय मदद टीवी सेट, स्कूटर, घर आदि जैसी वस्तुओं की एक से अधिक इकाई का उपयोग नहीं करेगा। प्रश्न 8। मांग के आवश्यक तत्व लिखिए। उत्तर। मांग के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। एक वस्तु की इच्छा। मांग के लिए किसी वस्तु की इच्छा आवश्यक है। अगर इंसान के अंदर किसी चीज की चाहत नहीं है तो उसे मांग में नहीं बदला जा सकता। 2। खरीदने के लिए पर्याप्त साधन या धन। किसी व्यक्ति के पास सामान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन और साधन होने चाहिए, अन्यथा वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। 3। खर्च करने की उत्सुकता। व्यक्ति को अपनी मांग को पूरा करने के लिए साधन या धन का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा यह केवल इच्छा ही रह जाएगी, मांग नहीं। 4। निश्चित कीमत। मांग हमेशा एक निश्चित कीमत पर व्यक्त की जाती है। यदि इसे कीमत के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है तो हम इसे मांग नहीं कह सकते। 5। निश्चित समय। मांग हमेशा एक विशेष समय पर व्यक्त की जाती है। एक निश्चित समय में केवल वस्तु की मात्रा की ही मांग की जाती है। प्रश्न 9। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में अंतर निम्न है। 1। कुल उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की एक विशिष्ट मात्रा के उपभोग से प्राप्त पूर्ण संतुष्टि है, जबकि सीमांत उपयोगिता एक ही वस्तु या सेवा की एक और इकाई का उपभोग करने से अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है। 2। कुल उपयोगिता की गणना उपभोग की गई सभी इकाइयों की उपयोगिताओं का योग करके गणना की जाती है, जबकि सीमांत उपयोगिता की गणना एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में परिवर्तन के रूप में गणना की जाती है। 3। कुल उपयोगिता आम तौर पर अधिक इकाइयों की खपत से बढ़ती है, जबकि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण अधिक इकाइयों की खपत
होने पर सीमांत उपयोगिता घट सकती है। 4 कुल उपयोगिता वक्र द्वारा दर्शाया गया है, जो आम तौर पर बढ़ता है, जो समग्र संतुष्टि का संकेत देता है, जबकि सीमांत उपयोगिता को वक्र द्वारा दर्शाया गया है, जो आम तौर पर घटता जाता है, जो अतिरिक्त संतुष्टि को दर्शाता है। प्रश्न 10। बताएं कि बजट रेखा नीचे की ओर झुकी हुई क्यों होती है। उत्तर, बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं अर्थात वस्तु X और वस्तु Y के विभिन्न संभावित संयोजनों को दर्शाती है, जिसे एक उपभोक्ता अपने बजट और दो वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए खरीद सकता है। अब जब उपभोक्ता केवल दी गई आय और कीमतों के साथ दो सामान खरीद सकता है, तो यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता अधिक सामान X तभी खरीद सकता है जब वह कम सामान खरीदता है। इसलिए बजट रेखा नीचे की ओर झुकी हुई होगी, जो दो वस्तुओं की खपत के बीच विपरीत संबंध का संकेत देगी। प्रश्न 11। मांग के नियम के अपवाद लिखिए। उत्तर, मांग के नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं। 1। विशिष्टता संबंधी वस्तुएं। इस अपवाद की चर्चा सबसे पहले वेबलेन ने की थी। उनके अनुसार विशिष्ट वस्तुओं की मांग तभी अधिक होती है जब उनकी कीमतें पर्याप्त रूप से ऊंची हों। हीरे, आभूषण, महंगे कालीन आदि की मांग अधिक है क्योंकि इनकी कीमतें असामान्य रूप से ऊंची हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीरे, आभूषण आदि को समाज द्वारा महंगा होने के कारण गौरव प्रदान किया जाता है। तदनुसार उनकी मांग भी अधिक है। यदि उनकी कीमतें गिरती हैं, तो उन्हें विशिष्ट वस्तु नहीं माना जाएगा और इसलिए उनकी मांग कम हो जाएगी। 2। गिफेन वस्तुएं। दूसरे शब्दों में, गिफेन वस्तुएं वे घटिया वस्तुएं हैं जिनके मामले में आय प्रभाव नकारात्मक होता है और कीमत में परिवर्तन के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। परिणामस्वरूप, जब ऐसी वस्तुओं की कीमत गिरती है, तो उनकी मांग भी कम हो जाती है। घटिया वस्तु और गिफेन वस्तु दोनों के मामले में आय प्रभाव नकारात्मक होता है, लेकिन गिफेन वस्तुओं के मामले में नकारात्मक आय प्रभाव हमेशा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। 3। भविष्य की कीमतों के संबंध में उम्मीदें। यदि किसी वस्तु की कीमत आज बढ़ रही है और भविष्य में इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है, तो लोग मौजूदा उच्च कीमत पर भी अधिक खरीदेंगे और इसे संग्रहित करेंगे। भविष्य में ऊंची कीमत की मार से बचने के लिए वे यह ऑर्डर करेंगे। इसी प्रकार, जब उपभोक्ता भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में बड़ी गिरावट की आशा करते हैं, तो वे आज कीमत गिरने पर भी अपनी खरीदारी स्थगित कर देंगे, ताकि भविष्य में इस वस्तु को और भी कम कीमत पर खरीद सकें। प्रश्न 12। सीमांत उपयोगिता के नियम की मान्यताएं लिखिए। उत्तर, एक वस्तु की इकाइयां समान होनी चाहिए। वस्तु की प्रत्येक क्रमिक इकाई मात्रा और गुणवत्ता में समान होनी चाहिए। 2. उपभोग निरंतर होना चाहिए। कानून तभी प्रभावी होगा जब इकाई की खपत बिना किसी अंतराल के निरंतर होगी। 3. उपभोक्ता की रुचि की प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। यदि अवधि के दौरान उपभोक्ता की रुचि और प्रकृति में परिवर्तन होता है तो कानून लागू नहीं होगा। 4. आय में बदलाव नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में बदलाव नहीं होना चाहिए। आय बदलते ही आदमी की जरूरत बदल जाती है। उपभोक्ता व्यवहार और मांग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। मांग के नियम के निहितार्थ के कोई 6 कारण लिखिए। अथवा मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे की ओर क्यों झुकता है। उत्तर, यह एक सामान्य नियम है कि मांग वक्र का ढलान दाईं और नीचे की ओर होता है। यह कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध कम दर्शाता है, यानी जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है, अन्यथा इसके विपरीत। इसीलिए इसे मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान भी कहा जाता है। मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। 1. ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की खपत बढ़ती है, प्रत्येक क्रमिक इकाई से उपयोगिता कम होती जाती है। तदनुसार खरीदी जाने वाली प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता कम कीमत चुकाने को तैयार है। 2. आय प्रभाव परिवर्तन। किसी वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन कम उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। कीमत में गिरावट के साथ वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तदनुसार वस्तु की मांग बढ़ती है। 3.
प्रतिस्थापन प्रभाव इसका तात्पर्य एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से है जब वह सापेक्ष कीमतों के कारण अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है। 4. उपभोक्ता समूह का आकार जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो यह नए खरीदारों को आकर्षित करती है जो इसे खरीदने में सक्षम होते हैं। इसलिए मांग की मात्रा बढ़ जाती है। 5. विभिन्न उपयोग कई वस्तुओं के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जैसे दूध का उपयोग दही, पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। दूध के दाम कम होंगे तो इसे विभिन्न उपयोग में लाया जाएगा, तदनुसार दूध की मांग बढ़ती है। 6. अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो वह अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहता है, जिसके कारण वह उसकी मांग बढ़ाता है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति के कारण मांग वक्र नीचे की ओर दाईं ओर झुक जाता है। प्रश्न 2. मांग के नियम के कोई 5 अपवाद लिखिए। उत्तर मांग का नियम अर्थात कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग अधिक कीमत पर कम मांग हर मामले और परिस्थिति में लागू नहीं होता है। मांग के नियम के अपवाद इस प्रकार हैं। 1. जीवन की आवश्यकताएं कुछ वस्तुएं जीवन की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए उपभोक्ता उन्हें उच्च कीमत पर भी खरीदने के लिए मजबूर होता है। इस प्रकार मांग वक्र ऊपर की ओर जा सकता है या मांग का नियम काम नहीं कर सकता है। 2. सामाजिक स्थिति का प्रतीक कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक स्थिति का प्रतीक होती हैं और उपभोक्ता को समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हें खरीदना पड़ता है। इसलिए वह ऐसे सामान खरीदने के लिए मजबूर है जो उनकी कीमतों में वृद्धि को प्रेरित करता है। मांग का नियम इस प्रकार कार्य नहीं करेगा। 3. कीमती भंडार हीरे आदि कीमती पत्थरों के मामले में मांग का नियम लागू नहीं होता है। लोग उनकी पहचान को अलग करने के लिए उनकी कीमत में वृद्धि की प्रेरणा से उन्हें खरीदते हैं। 4. उपभोक्ता की अज्ञानता और मनोविज्ञान यदि उपभोक्ता को बाजार में प्रचलित किसी वस्तु की प्रतिस्पर्धी कीमत के बारे में पता नहीं है तो वह इसे अधिक कीमत पर अधिक मात्रा में खरीद सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है कि ऊंची कीमत उच्च गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। मांग का नियम इस प्रकार कार्य नहीं कर सकता है। 5. फैशन, आदतों, रुचि और पसंद में बदलाव उपभोक्ता की पसंद, आदत, रुचि, फैशन और पसंद में बदलाव होने पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नए फैशन की कोई वस्तु कीमत बढ़ने पर भी अधिक खरीदी जाएगी और आदत, रुचि, स्वाद और पसंद में बदलाव का भी यही हाल है। प्रश्न 3. मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक लिखिए। उत्तर मांग की लोच निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। 1. वस्तुओं की प्रकृति आवश्यकता की मांग लोचदार होती है जबकि विलासिता की मांग लोचदार होती है। यहाँ भी हमें इस संभावना पर ध्यान देना होगा कि प्रतिस्थापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोटी और आलू जैसी जरूरतों की मांग बेलोचदार है क्योंकि समान मूल्य सीमा के भीतर उनके लिए कोई करीबी विकल्प नहीं है और केवल इसलिए नहीं कि वे आवश्यक हैं। हैंसन आगे कहते हैं कि कुछ महंगी विलासिता की वस्तुओं की मांग बहुत बेलोचदार हो सकती है, इसलिए नहीं कि वे विलासिता की वस्तुएं हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास करीबी विकल्प की कमी है। 2. उपभोक्ता की आय लोच का व्यक्ति की आय से गहरा संबंध है। सभी वस्तुओं के लिए अमीरों की मांग कीमत में किसी भी बदलाव से बिल्कुल अप्रभावित हो सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी आय सीमित है और उन्हें इस या उस वस्तु के बीच चयन करना पड़ता है। वे सभी वस्तुएं नहीं खरीद सकते। 3. वस्तु पर खर्च की गई आय का अनुपात किसी वस्तु की मांग काफी लोचदार होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि से इस वस्तु को खरीदने की उनकी क्षमता में काफी कमी आने की संभावना है और परिणामस्वरूप मांग की मात्रा में तीव्र प्रतिशत गिरावट आएगी। 4. प्रतिस्थापन की संभावना मांग की लोच पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वस्तु के स्थानापन्न की निकटता की डिग्री है। स्थानापन्न जितना करीब होगा, मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। 5.
वस्तु के उपयोग को स्थगित करने की संभावना यदि किसी वस्तु की खपत को आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है तो ऐसी वस्तु की मांग लोचदार होगी क्योंकि उपभोक्ता को इसकी तात्कालिकता महसूस नहीं होती है। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु की खपत को भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है या जो बहुत जरूरी है तो उसकी मांग बेलोचदार होगी। प्रश्न 4। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। उत्तर मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। एक आय जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह आमतौर पर अधिक सामान खरीदता है जिससे मांग बढ़ जाती है। 2 स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत जब स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता आम तौर पर इसकी खपत का कम से कम कुछ हिस्सा छोड़ देता है और परिणामस्वरूप मांग बढ़ जाती है। 3 पूरक वस्तुओं की कीमतें जब पूरक वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता आम तौर पर अपनी खपत का कुछ हिस्सा छोड़ देता है जिसके परिणामस्वरूप मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए चीनी। 4 उपभोक्ताओं की संख्या जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती है तो सामान खरीदने वाले अधिक लोग होते हैं और परिणामस्वरूप मांग बढ़ती है। 5 उपभोक्ता की पसंद जब उपभोक्ता को कोई वस्तु अधिक पसंद है तो वह उसे अधिक खरीदता है और मांग बढ़ जाती है। प्रश्न 5। मांग की कीमत लोच के प्रकार स्पष्ट करें। उत्तर मांग की कीमत लोच के प्रकार निम्नलिखित हैं। 1। पूर्णतः लोचदार मांग। आइए हम मांग की लोच का एक चरम मामला लें। जब यह अनंत या पूर्ण होती है तो मांग की लोच अनंत होती है। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य गिरावट भी उसकी मांग में अनंत विस्तार की ओर ले जाती है, कीमत समान रहने पर भी मांग बदलती रहती है। 2। पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसका मतलब है कि वस्तु की कीमत में चाहे कितनी भी अधिक वृद्धि या गिरावट हो उसकी मांग बिल्कुल अपरिवर्तित रहती है। दूसरे शब्दों में मांग की लोच शून्य है। कीमत में कोई भी बदलाव मांग में बदलाव नहीं लाता है। दूसरे शब्दों में कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूरी तरह से बेलोचदार मांग का मामला है। 3। एकात्मक लोचदार मांग। किसी वस्तु की मांग को एकात्मक लोचदार कहा जाएगा यदि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है। दूसरे शब्दों में जब मांग वस्तु की कीमत के समान अनुपात में बदलती है तो मांग की लोच 1 के बराबर होती है। 4। बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग। जब कीमत में काफी बदलाव से मांग में ज्यादा बदलाव नहीं होता है तो मांग को कम लोचदार या बेलोचदार कहा जाता है। यहाँ मांग की लोच को एकता से कम बताया गया है। मांग वक्र का ढलान y अक्ष की ओर अधिक झुका हुआ है। 5। लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब कीमत में एक छोटे से परिवर्तन से मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो मांग को लोचदार या अधिक लोचदार कहा जाता है। यहाँ मांग की लोच को एकता से अधिक बताया गया है। इस मामले में मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होगा। प्रश्न 6। तालिका एवं ग्राफ की सहायता से मांग के नियम को समझाइए। उत्तर मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और बाजार में उसकी मांग की मात्रा के बीच संबंध को बताता है। इसमें कहा गया है वे कीमत और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध है। कानून कहता है कि अन्य चीजें समान रहने पर उपभोक्ता अधिक कीमत पर कम मात्रा में सामान की मांग करेगा और कम कीमत पर अधिक मात्रा में सामान की मांग करेगा। इस प्रकार उपभोक्ता का संतुलन मांग के नियम का आधार है। उदाहरण, उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि जब संतरे की कीमत 1 रुपया प्रति यूनिट है तो 80 यूनिट की मांग की जाती है। यदि कीमत 5 रुपए तक बढ़ जाती है तो मांग की मात्रा घटकर 40 इकाई हो जाती है। इसे चित्र की सहायता से और समझाया जा सकता है। चित्र से यह स्पष्ट है कि डीडी मांग वक्र एक नीचे की ओर झुका हुआ वक्र है जो इंगित करता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है और जब कीमत घटती है तो मांग में वृद्धि होती है। यह कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। कृपया इस चित्र को समझने की कोशिश करें। प्रश्न 7।
गिफिन या विरोधाभास क्या है? उत्तर अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग अधिक होती है क्योंकि कीमत बढ़ने पर इसकी कीमत बढ़ती है और कीमत घटने पर गिरती है। गिफिन सामान आम तौर पर एक घटिया उत्पाद होता है जिसके विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। कीमत और मांग की मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध है। इस स्थिति को गिफिन विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। घटिया वस्तुओं जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, घटिया मांस आदि की कीमत गिरने पर भी उनकी मांग नहीं बढ़ेगी क्योंकि वहां की वस्तुओं के उपभोक्ता बेहतर वस्तु का अधिक उपभोग करना शुरू कर देंगे। परिणामस्वरूप गिफिन कमोडिटी की मांग गिर जाएगी। प्रश्न 8। उदासीनता वक्र क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो समान स्तर की संतुष्टि देते हैं। मुख्य विशेषताएं हैं। एक उदासीनता वक्र का ढलान दाईं और नीचे की ओर होना चाहिए। 2 उच्च उदासीनता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। 3 उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। 4 उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। 5 उदासीनता वक्र क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्ष को नहीं छूता है। 6 उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए तर्कसंगत रूप से कार्य करता है। 7 उपभोक्ता को बाजार में वस्तुओं की कीमतों की पूरी जानकारी होती है। प्रश्न 11। उदासीनता मानचित्र क्या है? उत्तर अंधिमान वक्रों के समूह को अंधिमान मानचित्र कहते हैं। एक उदासीनता मानचित्र उपभोक्ता के स्वाद और पसंद का पूरा आंकड़ा दर्शाता है। उदासीनता मानचित्र उपभोक्ता की प्राथमिकता को दर्शाता है। वह निश्चित रूप से उच्च उदासीनता वक्र पर स्थित संयोजन को निचले उदासीनता वक्र पर स्थित संयोजन को पसंद करता है क्योंकि उच्च उदासीनता वक्र उच्च स्तर की संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया इस चित्र को समझने की कोशिश करें। प्रश्न 10। मांग के विस्तार और मांग के संकुचन से आप क्या समझते हैं? उत्तर 1। मांग का विस्तार। जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, अन्य चीजें समान रहती हैं, तो इसे मांग की मात्रा में वृद्धि या मांग का विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि दिखाया गया है, जब सेब की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम इस गिरकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। उपभोक्ताओं द्वारा सेब की खरीदारी प्रति सप्ताह 1 किलोग्राम इस बढ़कर 2 किलोग्राम हो गई है। यह मांग का विस्तार है। कृपया इस चित्र को समझने का प्रयास करें। दो, मांग में संकुचन। मांग में संकुचन या मांग की मात्रा में गिरावट से तात्पर्य किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग की मात्रा में गिरावट से है। अन्य चीजें समान रहती हैं। जब सेब की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ जाती है तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम एक उपभोक्ता 4 किलो कम सेब खरीदता है, 6 किलो की जगह। इस मामले में मांग में संकुचन या मांग की मात्रा में कमी होती है। कृपया इस चित्र को समझने का प्रयास करें। मांग वक्र पर कोई भी बिंदु एक निर्दिष्ट मूल्य पर खरीदी जा रही एक विशेष मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। मांग वक्र पर अलग अलग बिंदु अलग अलग कीमतों पर मांग की गई मात्रा को दर्शाते हैं। इसलिए मांग की मात्रा में परिवर्तन एक विशेष मांग वक्र के साथ एक बिंदु द्वारा इंगित किया जाता है। मांग वक्र के नीचे की ओर होने वाली गति को मांग की मात्रा में वृद्धि या मांग का विस्तार कहा जाता है। दूसरी ओर मांग वक्र के ऊपर की ओर बढ़ने को मांग की मात्रा में गिरावट या मांग का संकुचन कहा जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग की गई मात्रा में परिवर्तन में नए मांग वक्र का चित्रण शामिल नहीं होता है, बल्कि किसी दिए गए मांग वक्र पर ऊपर या नीचे की गति द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें दर्शाया गया है, जब कीमत OP 1 है तो मांग की गई मात्रा OQ 1 है। अब
यदि वस्तु की कीमत OP2 तक गिर जाती है तो मांग की गई मात्रा बढ़कर Q2 हो जाती है। दिए गए मांग वक्र DD पर A1 से A2 तक नीचे की दिशा में यह गति, जैसा कि एक तीर द्वारा दर्शाया गया है, मांग का विस्तार है। दूसरी ओर, यदि वस्तु की कीमत OP1 से बढ़कर OP3 हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा OQ3 तक गिर जाती है। दिए गए मांग वक्र पर A1 से A3 तक ऊपर की दिशा में यह गति, जैसा कि तीर द्वारा दर्शाया गया है, मांग का संकुचन है।